हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सोमा। तो कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं कहानी का भाग 26, नए रिश्ते की शुरुआत। दोपहर के समय रुद्र की आंख उसके फ़ोन की आवाज़ से खुलती है। वह नींद में ही यहाँ वहाँ अपना फ़ोन ढूंढने लगा, मगर उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ किसी मुलायम चीज पर हैं। वह अपनी नींद से बोझिल आंखों को खोलने की कोशिश करता है, पर सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसके हाथ प्रिया के शरीर के सबसे नाजुक अंग पर थे। वह फौरन अपने हाथ इस तरह पीछे खींचता है जैसे उसने किसी गर्म तवे पर अपने हाथ रख दिए हों। रुद्र गौर से प्रिया के चेहरे को देखने लगा, जहाँ थकावट साफ नजर आ रही थी। रुद्र की नजर प्रिया के शरीर पर पड़े उन बैंगनी निशानों पर गई, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि रुद्र ने किस कदर प्रिया पर अपना प्यार लुटाया था। प्रिया की ऐसी हालत देखकर रुद्र अपना सिर पकड़ते हुए बोला, रुद्र, यह तूने क्या किया? वह तो नशे में थी, पर तुम तो होश में थे। इसकी हालत देखकर तो लगता है जैसे तुम इससे ज्यादा नशे में थे। अभी वह यह सब सोच ही रहा था कि दोबारा उसका फोन बजा। रुद्र जल्दी से अपना फोन ढूंढने लगा, पर जब तक वह फोन उठाता फोन कट गया। मगर तब तक प्रिया फोन की आवाज से उठ गई। प्रिया के सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वह अपना सिर पकड़कर बोली, यह मेरा सिर इतना दर्द क्यों कर रहा है? और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी। जो आंखें अब तक धीरे धीरे खुल रही थी, अपने सामने रुद्र को बिना कपड़ों के देखकर अचानक से पूरी तरह खुल गई। प्रिया अपना सर पकड़ते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वह भी बिना कपड़ों के? उसकी बातें सुनकर रुद्र अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, यही सवाल मैं भी तुमसे कर सकता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी बिना कपड़ों के? रुद्र की बात सुनकर प्रिया हैरानी से अपनी तरफ देखती है, तो सच में उसने भी कपड़े नहीं पहने थे। अपनी ऐसी हालत देखकर प्रिया फौरन चादर में घुस गई। थोड़ी देर बाद जब वह चादर से अपना मुंह निकालकर देखती है तो रुद्र अभी भी उसे ही देख रहा था। वह अब की बार जैसे ही अपना मुंह चादर में छुपाने लगी तो रुद्र ने झट से चादर पकड़ ली। वह प्रिया से बोला, क्या तुम्हें कल रात का कुछ भी याद नहीं? रुद्र की बात सुनकर वह रात को क्या क्या हुआ सब याद करने की कोशिश करने लगी। उसको कुछ बातें तो याद आ जाती हैं, मगर जब वह रुद्र के साथ फार्म हाउस आई थी उसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं आता। वह अपने सिर पर मारते हुए बोली, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? प्रिया की ऐसी बातें सुनकर रुद्र उसे अपने शरीर पर बने हुए निशानों की तरफ उंगली दिखाते हुए बोला, यह निशान देख रही हो, यह इस बात का सबूत है कि तुमने पूरी रात मेरे साथ क्या क्या किया। रुद्र की तरफ देखते ही प्रिया की नजरें खुद ब खुद शर्म से झुक गई। प्रिया को धीरे धीरे याद आने लगा कि कैसे रुद्र ने उसे अमर सिंह के आदमियों से बचाया था, फिर वह उसे लेकर यहाँ आ गया। मगर इसके बाद क्या हुआ, प्रिया को कुछ भी याद नहीं। उन दोनों की जैसी हालत थी उसे देखकर प्रिया एक पल भी वहाँ ना रुक सकी, इसलिए उसने अपने आप को चादर में लपेटा और बाथरूम की तरफ जाने लगी। मगर जैसे ही उसने बेड से उतरकर फर्श पर अपने कदम रखे, उसकी टांगों ने उसका साथ छोड़ दिया। वह गिरने ही वाली थी कि रुद्र ने फौरन उसे पकड़ लिया और दोबारा बेड पर बैठाते हुए बोला, कहाँ जाना है? प्रिया बाथरूम की तरफ इशारा करते हुए बोली, मुझे बाथरूम जाना है। रुद्र ने एक नज़र उसकी तरफ देखा, फिर उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बाथरूम में ले गया। वह आराम से प्रिया को नीचे उतारकर खड़ा करता है। प्रिया संभल कर खड़ी हो गई। रुद्र उससे पूछता है, क्या कोई और मदद चाहिए? प्रिया शर्म से ना में गर्दन हिलाते हुए बोली, अब आप बाहर जाइए। रुद्र वहां से चला गया। रुद्र के जाते ही प्रिया बोली, जंगली इंसान, क्या हालत कर दी मेरी। वह सामने लगे शीशे में अपने आप को देखने लगी। प्रिया धीरे से अपनी चादर हटाती है और उसकी बॉडी को देखते ही उसकी चीख निकल गई। वह अपने आप को छूते हुए बोली, हे भगवान, क्या हाल कर दिया इसने मेरा, और मन ही मन रुद्र को कोसने लगी। बाथरूम से बाहर आकर रुद्र पूरे कमरे में अपनी नजर घुमाता है। कमरे में यहाँ वहाँ दोनों के कपड़े बिखरे पड़े थे।
वह एक एक करके सभी कपड़े उठाकर उन्हें साइड में रखता है और अपने कपड़े पहन लेता है। जब वह वापस बेड पर बैठा तो उसका ध्यान बेडशीट पर लगे निशान पर गया। उन्हें देखकर वह हैरान हो गया, पर तभी एक छोटी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। वह बाथरूम की तरफ देखते हुए बोला, ओह, तो यह तुम्हारा भी फर्स्ट टाइम था, तभी तुम्हारी ऐसी हालत हो गई। उसे अफसोस होता है कि रात वह प्रिया की खूबसूरती में इतना खो गया कि उसके साथ कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो गया। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी प्रिया बाथरूम से बाहर नहीं आई तो रुद्र बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाते हुए बोला, क्या हुआ, तुम ठीक हो? अंदर से आवाज़ आई, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, मैं बाहर कैसे आऊँ? रुद्र उसे रुकने को बोलकर उसके कपड़े लाता है, पर वह देखता है कि प्रिया के कपड़े पहनने की हालत में नहीं हैं। रात को प्रिया नशे में अपने कपड़े खींचकर उतारने की कोशिश कर रही थी, जिससे उसके कपड़े थोड़े फट गए। पर जब रुद्र प्रिया के करीब आया तो जल्दबाजी में कपड़े उतारने के चक्कर में उसने प्रिया के कपड़े फाड़कर निकाल दिए। वह अफसोस के साथ उन कपड़ों को देखता है, फिर उन्हें एक तरफ फेंक कर अपनी शर्ट उतारकर प्रिया की तरफ बढ़ा देता है। प्रिया, जिसने दरवाजे से अपना थोड़ा सा हाथ बाहर निकाल रखा था, रुद्र की शर्ट पकड़ लेती है। पर जब प्रिया रुद्र की शर्ट देखती है तो बाथरूम में से ही पूछती है, यह तुमने मुझे अपनी शर्ट क्यों दी है? मेरे कपड़े कहाँ हैं? रुद्र जवाब देते हुए बोला, तुम्हारे कपड़े पहनने लायक नहीं हैं, इसलिए अभी तुम यही पहन लो। मैंने कॉल करके किसी को तुम्हारे लिए कपड़े लाने को कहा है। जब तक तुम्हारे कपड़े नहीं आते, इसी से काम चलाओ। यह कहकर रुद्र सोफे पर बैठ गया और अपना फ़ोन चलाने लगा। थोड़ी देर बाद प्रिया बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। रुद्र जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनता है तो उस तरफ देखने लगा। प्रिया को देखते ही रुद्र अपनी पलकें झपकाना भी भूल गया। प्रिया रुद्र की शर्ट में बहुत खूबसूरत लग रही थी। रुद्र की शर्ट उसके घुटनों तक आ रही थी, जिससे उसकी गोरी लंबी टांगें साफ नजर आ रही थीं। प्रिया ने शर्ट की बाजू कोहनी तक फोल्ड कर रखी थी। शर्ट का गला बड़ा होने के कारण वह बार बार शर्ट के गले को ठीक कर रही थी। उसके बालों से गिरता पानी उसकी शर्ट को भिगो रहा था, जिससे शर्ट का कुछ हिस्सा उसकी बॉडी से चिपक गया। प्रिया को ऐसे देखकर रुद्र को रात की बातें याद आने लगी। प्रिया के शरीर पर पड़े हल्की बैंगनी निशान रुद्र को कल रात की याद दिलाने लगे। रुद्र सोफे से खड़ा हुआ और प्रिया की तरफ बढ़ने लगा। रुद्र को अपनी तरफ बढ़ता देख प्रिया घबराकर पीछे होने लगी। पीछे होते होते वह दीवार से लग गई, पर रुद्र के कदम तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह प्रिया के एकदम करीब आ गया। उसने प्रिया को कमर से पकड़ा और अपने बिल्कुल करीब कर लिया, जिससे वह प्रिया की बॉडी के एक एक हिस्से को अपनी बॉडी पर महसूस कर पा रहा था। रुद्र की इस हरकत से प्रिया रुद्र की आंखों में देखने लगी। दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। रुद्र की नज़र प्रिया की आंखों से होते हुए उसके गुलाबी होठों पर चली गई। वह धीरे धीरे उसके होठों पर झुकने लगा, पर इससे पहले वह उसके होठों को छू पाता, रुद्र का फोन बजने लगा। फोन की रिंग से दोनों अपने होश में आए। रुद्र प्रिया के चेहरे को गौर से देखता है, जहां शर्म की लालिमा साफ नजर आ रही थी। वह प्रिया से दूर हुआ और कमरे से बाहर चला गया। रुद्र के जाते ही प्रिया अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी तेज हुई धड़कनों को शांत करने लगी। थोड़ी देर बाद रुद्र वापस कमरे में आया। उसके हाथ में एक बैग था। वह बैग प्रिया की तरफ बढ़ाते हुए बोला, इसमें तुम्हारे लिए कपड़े हैं, जाकर चेंज कर लो, फिर हमें गांव जाना है, उस अमर सिंह का हिसाब भी करना है। प्रिया चेंज करने चली गई। जब वह चेंज करके आई तो रुद्र उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? उसकी बात सुनकर प्रिया रुद्र को अपने मन में ही कोसते हुए सोचने लगी, कैसे पूछ रहा है तुम ठीक हो? अरे क्या इसको दिखता नहीं कि इसने मेरी क्या हालत की है, कितना दर्द हो रहा है मुझे। पर यह सब वह रुद्र से बोलने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। वह बस हूँ कहकर चुप हो जाती है। रुद्र उसकी तरफ नींबू पानी बढ़ाते हुए बोला, पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। प्रिया वह नींबू पानी पी लेती है और वाकई थोड़ी देर में ही उसके सिर और बदन का दर्द काफी हद तक ठीक हो गया। रुद्र ने अपने आदमी से कहकर
प्रिया के लिए कपड़े तो मंगवाए थे, साथ में नींबू पानी और एक दवाई भी मंगवाई थी। वह दवाई उसने नींबू पानी में मिलाकर प्रिया को दे दी, जिससे कि प्रिया का दर्द कम हो सके। उसने रात को प्रिया को इतना ज़्यादा थका दिया कि वह सुबह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। प्रिया को देखकर वह इतना बेकाबू हो गया था कि बेचारी सही से चल भी नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद वे दोनों वहां से निकल गए। बेलापुर गांव। सभी गांव वाले एक जगह इकट्ठे थे। अमर सिंह ने गांव में पंचायत बुलाई थी। वह गांव वालों से कहता है, देखा आप सबने, उस मुरली ने मेरी भतीजी सीमा को अगवा कर लिया। मैं तो सीमा की शादी किसी अच्छे घर में करवाना चाहता था, पर उस मुरली की गंदी नज़र पहले से ही हमारी हवेली की लड़की पर थी। इसलिए जब उसने देखा कि सीमा की शादी कहीं और हो रही है और उसका हवेली का दामाद बनने का सपना पूरा नहीं हो सकता, तो उसने सीमा को उठा लिया। अब आप सभी बताएं, ऐसे इंसान के साथ क्या करना चाहिए? अमर सिंह की बात सुनकर गांव वालों को विश्वास नहीं होता कि मुरली ऐसा कर सकता है। एक आदमी कहता है, भैया हमें तो यकीन नहीं होता कि मुरली ऐसा भी कुछ कर सकता है। उसकी बात पर कई लोग सहमति जताते हैं। अमर सिंह बोला, तो तुम लोगों को क्या लगता है, इतनी बड़ी बात मैं झूठ बोलूंगा? मैं अपनी भतीजी की बेइज्जती पूरे गांव के सामने क्यों करूंगा? गांव वालों को भी अमर सिंह की बात सही लगी। वे लोग कहते हैं, अगर तुम्हारी बात सही है तो हम उस मुरली और उसके परिवार को इस गांव से धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। अमर सिंह को अपना प्लान कामयाब होते दिख रहा था। उसे लगता है कि मुरली ही सीमा और प्रिया को लेकर गया है, इसलिए उसने गांव वालों की नज़रों में मुरली को गिराना शुरू कर दिया। मगर वह यह नहीं जानता था कि अब वे लोग अकेले नहीं हैं, रुद्र भी उनके साथ है। अमर सिंह जब यह बातें गांव वालों को बता रहा था, तभी दो गाड़ियां वहां आकर रुकी। पहली गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से अमन, मुरली और सीमा बाहर आए। उन तीनों को देखकर सारे गांव वाले हैरान हो गए। मुरली और सीमा तो इसी गांव के थे, पर अमन, वह उनके साथ क्या कर रहा था, यही सोचने लगे। सीमा और मुरली को अमन के साथ देखकर अमर सिंह चौंक गया। वह सोचने लगा, यह दोनों इस रुद्र के असिस्टेंट के साथ क्या कर रहे हैं? कहीं इन्होंने इसे सब कुछ बता तो नहीं दिया? अब तो यह गांव वालों को भी सब कुछ बता देगा, इसलिए इनके कुछ बताने से पहले ही मैं गांव वालों को अपनी बनाई हुई कहानी सुना देता हूँ। वह गांव वालों से बोला, देखो भाइयों, आ गया यह मुरली और इसके साथ मेरी भतीजी सीमा भी है। अब तो आप लोगों को यकीन हो गया कि मैं सच कह रहा था। यह पूरी रात सीमा के साथ था। ना जाने इसने मेरी मासूम सी भतीजी के साथ क्या किया होगा। वह बेचारी तो अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रही। अब कौन थामेगा इस बेचारी बच्ची का हाथ? कोई भी इज्जतदार परिवार इसे नहीं अपनाएगा। हमारे घर की इज्जत तो बर्बाद हो गई। मैं मरने के बाद अपने भैया भाभी को क्या मुंह दिखाऊंगा? कैसे उन्हें बताऊंगा कि मैं उनकी अमानत का ध्यान नहीं रख सका? उसकी बातें सुनकर सीमा और मुरली को कुछ समझ नहीं आता। आखिर अमर सिंह ऐसा क्यों बोल रहा है? वह तो यहाँ गांव वालों को उसका सच बताने आए थे, पर यहाँ तो अमर सिंह अपना ही नाटक कर रहा था। पर वह अमर सिंह की बातों को समझ गया कि वह क्या करना चाहता है, इसलिए वह चुपचाप अमर सिंह को देखता रहा, क्योंकि वह जानता था कि अब इसका झूठ ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। अमन को इस तरह अपनी तरफ देखता पाकर अमर सिंह थोड़ा हड़बड़ा गया, पर वह भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। सालों से वह इन भोले भाले गांव वालों को यूं ही बेवकूफ बनाता आ रहा था। वह गांव वालों के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, मैं गांव के सभी बड़े बुजुर्गों से विनती करता हूं कि वह मेरी भतीजी को इंसाफ दे और उसके मुजरिम को सजा। नहीं तो आज जो काम इस मुरली ने किया है, वह गांव में और भी लड़के कर सकते हैं। गांव वालों को भी उसकी बात सही लगी। एक बूढ़ा व्यक्ति मुरली से पूछता है, मुरली, क्या कल रात तुम सीमा को अपने साथ ले गए थे? मुरली उनकी बात सुनकर बोला, हाँ, क्योंकि यह अमर सिंह जबरदस्ती उसकी शादी। इससे आगे वह कुछ बोल पाता, उससे पहले ही अमर सिंह चिल्लाते हुए बोला, वो मेरी भतीजी है। मेरे भैया भाभी उसकी जिम्मेदारी मुझे देकर गए थे, इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं उसकी शादी करूं। तू कौन होता है उसकी शादी में टांग अड़ाने वाला?
गांव के कुछ लोग भी अमर सिंह का साथ देते हुए बोले, हाँ मुरली, यह सही कह रहा है। तुझे किसने हक दिया कि तुम सीमा की शादी के बारे में फैसला ले? मुरली अपनी सफाई देते हुए बोला, पर सीमा, वह यह शादी नहीं करना चाहती थी। एक बूढ़ी औरत उसके सामने आते हुए बोली, हमारे गांव में कब से लड़की यह फैसला करने लगी कि उसे किससे शादी करनी है। यह फैसला सिर्फ उसके घर वाले करते हैं, और वैसे भी तू कौन होता है उनके घर के मामलों में दखल देने वाला। वह लड़के तेरे और सीमा के बारे में सही कह रहे थे। तुम दोनों मिलकर गांव का माहौल खराब कर रहे हो। अमर सिंह बीच में आते हुए बोला, इसमें मेरी भतीजी का कोई दोष नहीं, वह तो यह ही जबरदस्ती उसके पीछे पड़ा हुआ है। अब तो सभी मुरली को ही गलत समझने लगे और उसने गांव से बाहर निकालने की मांग करने लगे। सीमा बेचारी तो इतना हंगामा देखकर पहले ही डर गई और चुपचाप मुरली का हाथ पकड़कर उसके पीछे खड़ी हो गई। तभी किसी की जोरदार आवाज आई, शांत हो जाइए आप सभी। सभी उस आवाज की दिशा में देखने लगे। जब अमर सिंह उस तरफ देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सामने रुद्र प्रिया के साथ खड़ा था। रुद्र को अपने सामने देख अमर सिंह की बोलती ही बंद हो गई। रुद्र को देखकर गांव वाले बोले, अरे यह तो वही अखबार वाला है जो कल हमारे गांव में आया था। अपने लिए अखबार वाला सुनकर तो रुद्र की भौएं ही तन गई। वहीं अमन की हंसी बस छूटने ही वाली थी कि उसने अपनी हंसी अपने अंदर ही दबा ली। वह गांव वालों से बोला, यह कोई अखबार वाला नहीं, यह रुद्र प्रताप सिंह है, उस कंपनी के मालिक जिन्होंने आपकी जमीनें खरीदी हैं। अमन की बात सुनकर गांव वाले हैरानी से रुद्र को देखने लगे, क्योंकि कल जब रुद्र गांव वालों से बात कर रहा था तो किसी को भी नहीं लगा कि वह इतना बड़ा आदमी होगा। एक आदमी अमन से पूछता है, क्या सच में यह उस बड़ी कंपनी का मालिक है? अमन बोला, हाँ, अगर विश्वास ना हो तो प्रिया मैडम से पूछ लो। सब प्रिया को देखने लगे। प्रिया उन्हें जवाब देते हुए बोली, हाँ, यह सच है, यही रुद्र प्रताप सिंह है, प्रताप इंडस्ट्रीज के मालिक। अब सबको यकीन हो गया कि रुद्र ही प्रताप इंडस्ट्रीज का मालिक है। प्रिया गांव वालों को बताती है कि अमर सिंह कितना घटिया इंसान है, कैसे उसने कल रात उन तीनों को पकड़ लिया और कैद कर लिया। प्रिया सबको यह भी बताती है कि अमर सिंह सीमा की शादी उस हरिया से करवाने वाला था, मगर वे तीनों वहां से भाग निकले। प्रिया की बात सुनकर अमन सबको वो पेपर्स दिखाते हुए बोला, यह देखिए वह पेपर्स जिन्हें लेने के लिए यह लोग उस हवेली में गए थे। इसमें साफ साफ लिखा है कि कंपनी ने जो रकम आपको आपकी जमीन के बदले दी थी वह वो नहीं थी जो इस अमर सिंह ने आप लोगों को दी। कंपनी ने तो पूरा पैसा जमींदार को दिया था ताकि वह उन्हें आप लोगों में बांट सके, पर इसने वह सारा पैसा अपने पास रख लिया और सिर्फ थोड़ा सा ही पैसा आप लोगों को दिया। अमन की बात सुनकर सब लोग जमींदार को देखने लगे। जमींदार अपनी सफाई देते हुए बोला, यह झूठ बोल रहा है, कंपनी ने मुझे जितना पैसा दिया था मैंने उतना पैसा ही आप लोगों को दिया है। तभी एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर पड़ा, जिससे वह दूर जाकर गिरता है। रुद्र ने ही अमर सिंह को मुक्का मारा था। रुद्र के ऐसा करने से अमर सिंह को भी गुस्सा आ गया। वह उठकर रुद्र की तरफ लपका, पर रुद्र भी इसके लिए तैयार था। अब की बार रुद्र ने अमर सिंह को पकड़कर खूब मारा। अमर सिंह के किसी भी आदमी की हिम्मत नहीं हुई कि रुद्र को रोक सके। पूरा गांव यह तमाशा देख रहा था। अमर सिंह की हालत ऐसी थी कि वह ठीक से अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। रुद्र अपने एक हाथ से उसे उठाते हुए बोला, अब सच बोलेगा या अभी और खातिरदारी करवानी है? अमर सिंह को समझ आ गया कि रुद्र से पंगा लेकर उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, इसलिए वह सारे गांव वालों को सच बता देता है। उसकी बात सुनकर सारे गांव वाले उसे बहुत बुरा भला कहते हैं। रुद्र अमर सिंह को अपने आदमियों की ओर धकेलते हुए बोला, ले जाओ इसे और पुलिस के हवाले कर दो, और मेरे वकील से कहना कि इस पर ऐसे ऐसे चार्ज लगाए कि इसकी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजरे। रुद्र के आदमी अमर सिंह को लेकर वहां से चले गए। अब रुद्र सभी गांव वालों के सामने खड़ा था। वह सभी से कहता है, आप सभी को अपनी जमीनों की पूरी कीमत मिलेगी, और जो अपनी जमीन नहीं बेचना चाहता उसे हम दूसरी जगह
उसकी ज़मीन से ज़्यादा अच्छी ज़मीन खरीद कर देंगे। साथ ही मेरी कंपनी आपके गांव में सभी को पक्के मकान भी बनवा कर देगी। रुद्र की बात सुनकर सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं। वह रुद्र को ढेरों आशीर्वाद देते हैं, मगर गांव की कुछ औरतें सीमा के बारे में बातें कर रही थी। बेचारी सीमा, अब कौन इससे शादी करेगा? अरे पूरी रात किसी लड़के के साथ बिताकर आई है, पता नहीं दोनों ने क्या क्या किया होगा। हम तो पहले से ही जानते थे कि ज़रूर इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, तभी तो दोनों साथ में घूमते फिरते रहते हैं। अरे जो लड़की अपने खानदान की नाक कटाकर किसी के साथ रात गुजार कर आई हो, ऐसी लड़की के साथ भला कौन शादी करेगा? पता नहीं अब इस लड़की का क्या होगा। इसके खानदान में तो कोई है भी नहीं जो इसका ध्यान रख सके। बेचारी कैसे पूरी जिंदगी अकेले काटेगी। यह सब बातें जब सीमा के कानों में पड़ी तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी प्रिया सीमा के पास आई। प्रिया को देखते ही सीमा प्रिया के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वह प्रिया से बोली, दीदी हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे हमारे खानदान की इज्जत पर दाग लगे। प्रिया उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, शांत हो जाओ सीमा, मैं जानती हूँ तुम और मुरली कभी ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिसके कारण तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। प्रिया सीमा को लेकर मुरली के पास आई और बोली, मुरली अब तुम ही हो जो इस मुश्किल घड़ी में सीमा का सहारा बन सकते हो। सीमा अकेली इन सबसे नहीं लड़ सकती, तुम्हें उसका हाथ थामना ही होगा। प्रिया की बात सुनकर मुरली और सीमा चौंक गए। मुरली प्रिया से बोला, पर दीदी ऐसा करने से तो गांव वालों की बातें सच नहीं हो जाएंगी। सब सोचेंगे कि सीमा से शादी करने के लिए ही मैंने यह सब किया है। प्रिया मुरली को समझाते हुए बोली, देखो मुरली, जब सीमा और तुम मुसीबत में थे तो क्या यह गांव वाले तुम्हें बचाने आए? और जब तुमने सबको समझाया कि तुम और सीमा सिर्फ दोस्त हो, तब भी इन गांव वालों ने तुम्हारी बात नहीं मानी। तो अब तुम क्यों इन गांव वालों की परवाह कर रहे हो? जब इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता तो तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? लोगों के बारे में नहीं, अपने बारे में सोचो। तुम और सीमा एक दूसरे को बचपन से जानते हो, समझते हो, और एक अच्छे जीवन साथी के लिए यही ज़रूरी है कि वह एक दूसरे को समझे। तो थाम लो सीमा का हाथ और कर लो उससे शादी। प्रिया की बात सुनकर मुरली सीमा की तरफ देखने लगा। वह प्रिया से पूछता है, क्या सीमा इस शादी के लिए तैयार है? प्रिया मुस्कुराते हुए सीमा की तरफ देखती है, जिसकी पलकें झुकी हुई थी। वह मुरली से बोली, हाँ वह भी तैयार है, क्योंकि जितना भरोसा वह तुम पर करती है उतना किसी पर नहीं करती। प्रिया की बातें सुनकर रुद्र सोचता है, और कितने रंग देखने को मिलेंगे इस लड़की के। बहादुर है, दूसरों की परवाह करती है और समझदार भी है। यह कहीं से भी उस संजना की बहन नहीं लगती। प्रिया गांव वालों के सामने मुरली और सीमा की शादी की बात रखती है। अमर सिंह के जाने के बाद सीमा के परिवार में कोई नहीं बचा था और सीमा का अकेले रहना भी सही नहीं था। इसलिए सभी आज ही मुरली और सीमा की शादी करने का फैसला करते हैं, ताकि सीमा की जिम्मेदारी किसी को दी जा सके। गांव के मंदिर में दोनों की शादी सादगी से कर दी जाती है। जब कन्यादान की बारी आई तो रुद्र और प्रिया ने सीमा का कन्यादान किया। शादी के बाद रुद्र मुरली से कहता है, अब से तुम इस गांव में मेरी कंपनी का सारा काम देखोगे। वह मुरली से यह भी कहता है कि इस गांव में जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा उसे मेरी कंपनी में नौकरी भी दी जाएगी। रात का समय, मुरली का घर। सीमा प्रिया के साथ बैठी थी। प्रिया महसूस करती है कि सीमा को घबराहट हो रही है, और होगी भी क्यों नहीं। आखिर ऐसे अचानक वह मुरली की दोस्त से उसकी पत्नी जो बन गई। प्रिया सीमा को समझाते हुए बोली, सीमा घबराओ मत, मुरली कोई अजनबी तो नहीं है जिसे तुम जानती ना हो। मेरे से ज़्यादा तो तुम मुरली को जानती हो। वही तुम हो, वही मुरली, बस तुम्हारा रिश्ता बदल गया है। वह सीमा का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, सीमा मुरली एक बहुत अच्छा और समझदार लड़का है। अपने रिश्ते को समझो और जिंदगी में आगे बढ़ो। दूसरी तरफ मुरली अमन के साथ बैठा था। अमन उसे कंपनी के काम के बारे में समझा रहा था, क्योंकि उन्हें आज रात ही वापस दिल्ली जाना था। वह अमन को अपना कार्ड देते हुए बोला, अगर कोई भी परेशानी हो तो यह मेरा नंबर है, मुझे इस पर कॉल करना। यह कहकर वह जाने लगा।
पर कुछ दूर चलकर अमर मुरली के पास वापस आया और उसे समझाते हुए बोला, अपनी सिर्फ दोस्त को अपने दिल की बात ज़रूर बताना, क्योंकि अब वह तुम्हारी दोस्त नहीं, तुम्हारी पत्नी है। दिल की बात ज़्यादा दिनों तक दिल में नहीं रखते। यह कहकर वह मुरली का कंधा थपथपाते हुए वहाँ से चला गया। मुरली उसकी बात का मतलब समझते हुए बोला, अपने दिल की बात कहना तो चाहता हूँ, पर डरता हूँ कहीं अपनी दोस्ती भी ना खो दूँ। कुछ देर बाद प्रिया भी उसके पास आई। वह मुरली से बोली, मुरली, अब सीमा को तुम्हें ही संभालना है, इसलिए अपने रिश्ते को दोस्ती से आगे बढ़ाओ। यह कहकर वह भी चली गई। मुरली कुछ देर तो वहीं खड़ा रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर अंदर आ गया। क्या बदल रहे हैं रुद्र के दिल में प्रिया के लिए एहसास? क्या करेंगे मुरली और सीमा अपने नए रिश्ते की शुरुआत? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग।